उसमें वर्णों की संख्या इस प्रकार है। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक लिखिए, अब तक हमने कुल कितने वर्णों के बारे में जान पाए। देखिए, सबसे पहले हमने हिंदी में पढ़े कि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण हमने टोटल जो पढ़े उसकी संख्या कितना है? 11। उसके बाद दूसरा हो गया स्पर्श, यानी वर्गीय स्पर्श या वर्गीय कुल इतने वर्णों के बारे में जान पाए। अब देखिए यहाँ पर स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जो कुल पढ़े वो था कितना? 25। उसके बाद उष्ण, उष्ण या उष्ण वर्ण या इसी को गर्म भी कहते हैं। ये वर्ण हमने जो पढ़े उसकी संख्या थी 4। उसके बाद अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण जो टोटल पढ़े उसकी संख्या भी है 4। उसके बाद हमने पढ़े आपको अयोवाह जिसकी संख्या है 2। उसके बाद हमने पढ़े हिंदी के 2 नए वर्ण, हिंदी के दो नए वर्ण या तल बिंदु वाले वर्ण, तल बिंदु। इतने सारे वर्ण जो है हिंदी के अपने हैं, वो अभी 2 है। अब इसको कुल करिए तो आपको कुल कितना हो गया? 5, 6, 4, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। उसके बाद 1, 2, 2, 1, 3 और हासिल 1 जोड़ के 4, यानी कुल हमने पढ़े 48 वर्ण। इसके अलावा हमने पढ़े 4 संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण जो पढ़े उसकी संख्या 4 है। यहाँ पर नोट में लिखिए, इसकी गिनती या इसकी गणना वर्णों की श्रेणी में, वर्णों की श्रेणी में नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन सभी वर्णों की गिनती पहले ही हो चुकी है, अतः इसको हम वर्णमाला के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये अक्षर है, तो अक्षर जिन जिन वर्णों के मिलने से बना है, क, मूर्धन, स और अ के मिलने से, तो क वर्ग में क का गिनती हो गया। उसके बाद यहाँ पर उष्ण वर्ण में मूर्धन स आ गया। उसके बाद स्वर वर्ण की गणना जो यहाँ 11 है उसमें अ की गिनती हो गई है ना। तो इसलिए एक वर्ण को तो हम 2 बार नहीं गिन सकते हैं। इसकी गणना वर्णों की श्रेणी में नहीं की जा सकती है, श्रेणी में नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन सभी वर्णों की गणना, इन सभी वर्णों की गणना, इन सभी वर्णों की गणना
पहले ही हो चुकी है। अब हुआ सही। पहले छूट गया। हाँ, पहले इन सभी वर्ण की गणना पहले ही हो चुकी है। अब ठीक। तो अब तक हमने हिंदी में जो कुल वर्ण सीखे वो इस प्रकार था। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11, स्पर्श व्यंजन 25, उष्ण वर्ण हो गया 4, अंतःस्थ 4, अयोगवाह 2, तलबिंदु वाले हिंदी में 2 वर्ण जो अपनी ओर से गढ़ लिया गया हुआ 2, टोटल मिला करके 48 वर्ण है। अगर अयोगवाह को निकाल देते हैं तो 46 वर्ण बनता है। तलबिंदु वाले वर्ण तो इसमें रहेगा ही। उसके बाद ये जो संयुक्त वर्ण है ये 4 ठो, इसकी गिनती वर्णमाला के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो 48 में 4 जोड़ दीजिए, 52 वर्ण तब कुल हो जाएगा। बताए ना। चलिए अब हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान। बस उच्चारण स्थान सिर्फ आपको बता के उसके बाद यहाँ पर लिखिए। पाठ का टॉपिक का नाम होगा वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। अब देखिए, सबसे पहले उच्चारण स्थान किससे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। हमारे मुख से निकलने वाली, हमारे मुख से निकलने वाली प्राणवायु मुख के जिन जिन भागों को हमारे मुख से निकलने वाली प्राणवायु मुख के जिन जिन भागों को स्पर्श करती हुई ध्वनियां निकलती है, उस स्थान को निर्धारित वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के सात अवयव हैं, 7 स्थान है मुख का। वो है, एक है आपको कंठ, दूसरा हो गया तालु, तीसरा हो गया जिह्वा, चौथा हो गया दांत, पांचवा हो गया नासिका, छठा हो गया आपको ओठ या होठ, तथा सातवां क्या हो गया, मूर्धा। हाँ, तथा मूर्धा, सही बात बोले, भूल गए, तथा मूर्धा।
इन सात स्थानों से या स्थानों के द्वारा इन 7 स्थानों से निम्न वर्णों का उच्चारण होता है। निम्न वर्णों का उच्चारण होता है। चलिए, अब इसके लिए थोड़ा संस्कृत व्याकरण का सहारा लेना होता है, जिसे बताने में सहूलियत होती है। तो इसमें लिखिए कि संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने इसके लिए निम्न सूत्र दिए हैं। महर्षि पाणिनि ने उच्चारण स्थान के लिए जो सूत्र की रचना की है, उसके माध्यम से बड़ा सरल हो जाता है हम लोगों को उच्चारण स्थान पढ़ने में। पहला है अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां अकुह विसर्जनीयानां कंठः, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ हुआ, सूत्रार्थ ये 2 स्वर वर्ण है, अ तथा आ। तो अ आ और कु का मतलब हो गया कवर। तो इसमें हो गया आपको क ख ग घ अंग। क ख ग घ अंग। उसके बाद हो गया हो तथा विसर्ग एक अयोग वाह आ गया इसमें, तथा विसर्ग। इन देखिए 5 2 7 2 9 9 वर्ण हुआ। इन 9 वर्णों का उच्चारण, इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। अतएव इन्हें कंठीय वर्ण कहते हैं। कंठीय वर्ण कहते हैं। ये हुआ कंठीय वर्ण। 2 स्वर वर्ण है वा, उसके बाद कवर के सभी वर्ण क ख ग घ अंग। उसके बाद हो गया एक उष्ण वर्ण ह। उसके बाद एक हो गया अयोग वाह विषय। हाँ, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः एवं भी आकार है। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। दूसरा सूत्र है, देखिए कोख के बाद क्या होता है, चोछ होता है ना। चोछ के लिए सूत्र है इचुयोषानां तालु। इचुयोषानां तालु। यहाँ पर देखिए सूत्र का अर्थ, ई से हो गया ह्रस्वी और दीर्घी। 2 स्वर वर्ण हो गया ह्रस्वी दीर्घी। चू का मतलब चवर हो गया, अर्थात च छ ज झ य। उसके बाद क्या है यो, च छ ज झ य यो। उसके बाद यो तथा तालव सो, तथा तालव्य सो। तो कितना वर्ण हो गया, 5 2 7 2 9 9 वर्ण हुआ, तथा तालव्य सो। इन 9 वर्णों का उच्चारण, इन 9
वर्णों का उच्चारण नीचे कर नहीं रहा है। देखो मेरे प्रवास क्या करता है मुझे नहीं होता। क्या हुआ? नहीं सर दिख रहा है सर। तथा तालव्य स्व इन 9 वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। तालु से किस लिए? मिटा ऊपर से मिटाए। ये वो सूत्र और लिखा के छोड़ दे। जी सर। तथा तालव्य स्व इन 9 वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। तालु से होता है। अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। चौथो के बाद क्या होता है? चौथो के लिए एक सूत्र है ऋटुरषाणाम मूर्धा। ऋटुरषाणाम मूर्धा। इस सूत्र का अर्थ हुआ कि इसमें हो गया आपको री, उसके बाद टवर, टो, ठो, डो, ढो, नो। तो ठो डो ढो नो। उसके बाद हो गया रो तथा मूर्धन्य शो। इन कितना वर्ण हो गया? 5 2 7 1 8। इन 8 वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा से होता है। अतः इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसका देखिए नोट में लिखिएगा मूर्धा कौन सा स्थान है? ऊपर के दांतों के पीछे वाले मांसल क्षेत्र यानी मसूढ़ा, मांसल क्षेत्र को मूर्धा कहते हैं। पूरे अभी से
लिखे इसको जी। थोड़ा एक बार फिर से समझा देते हैं। लिखा हुआ पता चलता है कि नहीं। ये ऊपर का लाइन गायब कर दिया। दिख रहा है। तो कोई तू देखा है क्या? लिख लिए सब ना। दिख रहा है जी सर। चलिए छोड़िए ना, दिखे उसे। चलिए लिखिए। देखिए पहला है अपुह विसर्जन्यानाम कंठ। इसमें देखिए पहला सूत्र है स्वर वर्ण का वर्ण है ओ, तो ओ कहने मात्र से दो वर्ण का बोध होता है ओ तथा आ, तो दो वर्ण इसमें आ गया। कु का मतलब हो गया का वर्ग, 5 वर्ण देखिए कु में आ गया क ख ग घ और एक यहाँ पर हो गया अंग, तो कितना हो गया 5 और 2 7। उसके बाद एक हो है तो हो गया 8। उसके बाद हो गया विसर्ग, विसर्ग माने विसर्ग, ये 9। इन 9 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, इसलिए हम इसको कंठीय वर्ण करते हैं। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। जैसे बोलिए अ, जब अ बोलते हैं तो कंठ खुला रहता है। क कंठ खुल जाता है, अंदर से जो है वायु निकलती है और अ आ क ख ग घ ये सब ध्वनि का उच्चारण होता है। या जैसे बोलिए ह, गर्म हवा के साथ। दूसरा है इचु यशानम तालु। अब देखिए यहाँ पर हरस्वी दीर्घी 2 वर्ण इसमें है। चू का मतलब चवर्ग हो गया, 5 वर्ण वो हो गया 5 2 7 और एक यो हो गया 8, एक तालब से हो गया 9। इन 9 वर्ण का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसको हम तालवीय वर्ण कहते हैं। अतः इन्हें तालवीय वर्ण। अब जैसे देखिए ये वर्ण का उच्चारण कीजिएगा तो जीभ का ऊपरी हिस्सा ऊपर तालु में सट जाता है। जैसे बोलिए छ छ ज, इस तरह से। ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको कहेगा कि तालवीय वर्ण निम्न विकल्प में से कौन सा है। इसी तरह से उसमें दिया रहेगा छ छ ज झ ठ ठ ड ढ त थ द ध रहेगा। चारों ऑप्शन में आपको जो समूह को चुनना है। उसके बाद तीसरा हो गया ऋटुर शानाम मूर्धा। तो इसमें एक स्वर वर्ण हो गया आपको री, इसका उच्चारण स्थान। उसके बाद टू का मतलब टबर हुआ, ट ठ ड ढ 5 वर्ण ये और एक री, 6 वर्ण और एक ये रो, 7 और एक हो गया मूर्धन 8। ये 8 वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इन वर्णों को हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ये मूर्धन वर्ण है। मूर्धा वह स्थान होता है ऊपर वाला दांत के पीछे वाला जो भाग है, जहां पर जीभ का अगला हिस्सा सटता है, उसी को हम मूर्धा बोलते हैं। जैसे बोलिए ट बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा ऊपर वाले दांत के पीछे का जो मांसल क्षेत्र है वहां पर स्पर्श करता है, तब जाकर के ट ध्वनि का सृष्टि होता है। तो इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। चलिए धन्यवाद।